ओके, शुरू करें। ठीक है। तो इस बार का आप लोग में से जो कोई भी मुझे इंटरप्ट करना चाहे, इफ यू फील यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इंग्लिश कंफर्टेबल, आई हैव नो प्रॉब्लम, हिंदी हो नो प्रॉब्लम, आई एम कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेजेस, so we can move on. Okay, whenever you feel that you're not able to understand what I'm saying, you can stop me. Okay, so this is a week 2. We are understanding this subject, thermodynamics. Chetan, can I know your year of, like, what are you studying, you are from? Can you introduce yourself? Hello Chetan, मेरा माइक बंद है क्या? हेलो प्रखर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? Yes, sir. अच्छा चेतन, ठीक है, लेट्स सी, फाइन। अच्छा, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने समझी थी कि जो इंटरनल एनर्जी यू होता है ना, वो फंक्शन होता है, मतलब अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर मैं या तो नीचे आग लगा सकता हूँ, आई कैन हैव फ्लेम्स, मैं हीट दे सकता हूँ, या मैं उसको दबा सकता हूँ, ठीक है, या मैं उसके अंदर कुछ पोर इन कर सकता हूँ। You can have force, fire, or adding material। ये सब, इन तीनों में से कुछ भी करूंगा ना, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यू, विच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, यू इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट विल इंक्रीज। ओके, सो इफ आई गिव हीट, तो du can be written as tds, if I give work minus pdv, ये माइनस है, एक कन्वेंशन है, हमेशा जरूरी नहीं होता, प्लस अगर इफ आई हैव मटेरियल, सो म्यू आई जे एन आई, where I is not equal to j,
इसका summation from I equals to 1 to n. Let's say you have n number of quantity, n type of quantity, n species हैं. तुम उसका अलग अलग चीजें मतलब मान लो तुम्हारे पास पानी है, उसके अंदर तुम चीनी डालो, नमक डालो, नींबू डालो, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. सो पानी से अलग है, तो वो डालने पर उसकी इंट्रोपी इंटरनल एनर्जी अलग अलग तरीके से चेंज होगी. मैं उसको कंप्रेस करूंगा अलग तरीके से चेंज होगा, हीट डालूंगा अलग चीज से होगा. ये हमको समझ में आया. Now, all of this creates some, because we have to study our system. Basically, our system here. If I know my system, I will be able to understand or predict more things. Simply just understanding that I have 1 kg of water, or I have 250 gram of water in a glass having a volume this is not sufficient, because these cannot be mathematically drawn to some conclusion. So now we will understand some basic properties of a system. अच्छा, उससे स्टार्ट करने से पहले प्रखर, अगर तुम्हें लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस थे ना, मतलब अभी यू मेल्ड मी सम क्वेश्चंस, यू वांट मी टू डिस्कस देम बिफोर द क्लास, और यू वांट मी टू हैव एनी डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, whichever you have felt in assignment. Yes, sir. I want to discuss. हाँ, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? क्योंकि बेसिकली डिस्कशन के लिए ही है. दिस क्लास इज मेंट फॉर डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 8, तुमने मेरे 3 क्वेश्चन भेजे थे, वो तीनों करने हैं क्या? Yes, sir. If you can show any two, then two it is okay. ओके, लेट मी ओपन द क्वेश्चंस. वीक नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 यही वाला है ना? इज दिस अ क्वेश्चन? Week two का है sir. अच्छा, वो वीक 2 क्वेश्चन. असाइनमेंट का डेट हो गया क्या? असाइनमेंट, दिस इज 7 अगस्त. अच्छा, 2 दिन बाद ड्यू डेट है क्या? नहीं नहीं, बिफोर द, आई थॉट, नो नो, नॉट बिफोर. जब तक सबमिशन नहीं होता तब तक नहीं कर सकते. बट हाँ, ये जो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, अभी हम जब डिस्कस करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस भी सर ने कराए हैं. वो टाइप या वो तरीका मैं तुमको समझाऊंगा. सर ये जो मतलब टाइप है यही डिस्कस कर दो, मतलब हाँ हाँ, कैसे इस तरह की टाइप इस है. तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, नॉट दीज क्वेश्चन, बट इसके टाइप के, बिकॉज वो तो सर ने भी कर रखा है. करेक्ट? ठीक है, फाइन. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर. ठीक है, फाइन. तो अभी ये मिटा देते हैं. अच्छा, ये मिट नहीं है, चलो छोड़ो. फाइन. तो बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर आता है आपका, लेट्स से इफ यू हैव, यू माइट हैव स्टडीड कि व्हेनेवर यू हैव अ सिस्टम, ओके, एक सिस्टम इज के मतलब कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. है ना? वी ऑल नो सॉलिड, लिक्विड, गैस. इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं.
सॉलिड का, लिक्विड का, लिक्विड गैस का, सॉलिड गैस का, एंड या फिर तीनों का ही मिक्स कर दिया, सब मिला के एक मिक्सचर हो सकता है। ओके, इसको समझे कैसे, हाउ डू वी कैरेक्टराइज दीज थिंग्स? सो व्हाट पीपल डिड इज, if we carefully look at this system, okay, let's assume that the system is at equilibrium. If a system is at equilibrium, what will happen? See, TDS, sorry, minus PdV plus mu ij ni and j for I not equal to j. इसका समेशन, लेट्स से यू हैव अ क्लोज सिस्टम, तो ये कट जाता है। व्हाट यू आर लेफ्ट विद आर दीज थ्री थिंग्स, वी, पी एंड टी। इफ you see this thing, no, this can be written in form of that, so ds itself can be written as how much, if you differentiate this thing. Let's see one second. Let's say you have du, when we integrate it, we get u equals to t s plus pv plus, let's say for closed system, we are neglecting that. So what we get is, and now we different, let's differentiate it. So du equals to tds plus sdt। प्रकार इसको आगे डिफरेंशिएट करो। VDP plus PDV. हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस था, मैंने गलती होगी, यू राइट, माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी प्लस जीरो। ठीक है, यहाँ जीरो नहीं, यहाँ कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो डिफरेंशिएट करने के वापस जीरो। वी ऑलरेडी न्यू दैट डी यू इज, हम, वी ऑलरेडी नो दैट डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस minus PdV. Okay, if we substitute it here, what we get is that this cancels out. So it's already there. What we are left with, that SDT minus VDP should be 0. If SDT, so if we do not change, so if you see here, temperature and pressure, these are two variables which are left. Well, this equation, if you add n also, will give you Gibbs-Duhem equation. This equation is known as Gibbs-Duhem equation. That SDT minus VDP plus n d mu I j, ni d mu I j plus all summation. Also, this is Gibbs Duhem equation. For a closed system, this is not valid. Whatever is left is this. So, what is important is when you have this d known. So, just in mathematics, what happen is, if you have, let's say, this equation y equals to mx, so dy equals to m dx, dx and dy, these are two variables. Dx is the an independent variable and dy is a dependent. It could be vice versa also, based upon what you are looking at. Let's say if I am looking at how dx is changing, then I can plot x as a function of y also. That's I have y. So I can plot this also. So here y is the independent variable, x is the dependent variable. If I just reverse it, I can get x also as independent variable, y also as independent variable. And you have the slope as m. And this has 1 by m as slope. What eventually you understand from this is that x is a variable. See here, t and p.
So for a system, because you have this equation, you require only two variables, temperature and pressure, to completely define your system for a closed system. And for an open system, what are the mu ideas? That is a different thing. But for a closed system, you require only these two things. So if you require only these two things, what people said is, okay, so let's say I have a closed thing, volume is constant, I have these. And this is defining intrinsically. I mean intensively, sorry, not intrinsic, intensively. Because T and P are intensive variables. You cannot say that half of the water is like in this system. If we are talking about this system, half of the water cannot be at T1 and half of at T2. Both should be at T1 equals to T2. This you have just in the previous week learned कि एक सिस्टम को आधा काटोगे तो उससे टेम्परेचर नहीं बदलेगा, प्रेशर नहीं बदलेगा, Yes, sir. है ना? चलो ठीक है। हम क्या समझते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास मेरे मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। अब इन मॉलिक्यूल्स को मैं केवल टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन कर दिया, तो मुझे बस टेम्परेचर प्रेशर मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैस बोलता है कि मॉलिक्यूल्स, गैस की बात चल रही है, ओके। तो गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, इलास्टिक कोलिजन है, मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। These are negligible, these molecules have negligible volume. The pressure is only created when these molecules which are there, they collide with the walls. Otherwise, so let's say what would have happened if, let's say, magnetically somehow I create a magnetic field here, let's say, there would have been zero pressure. Somehow, if I create a magnetic field which constrains these atoms to not collide with the wall, I would eventually get that the reading, whatever the device is connected here, no, it would show me 0 bar as the pressure. So what people said is that, so this is how they started defining ideal gas, and ideal gas itself was dependent upon a lot of experiments. There were experiments done by Lusac, then Avogadro, then what was the name? There was a very famous person. Jews also did a lot of experiments. A lot of experiments people did. Charles was also there. Charles theorem is there. So people eventually came out that PV equals to nRT. R was found after P, V, N, and T were put in the value and experimentally. So this was R was found. So let's say if I have P and V is there, my and temperature is equals to constant. My gas should ideally go like this. That when P, you can see here also, if I, let's say if I rewrite this equation, you can write nRT here and V below. All of this you have learned in 12th itself, 11th, 12th. I'm just refreshing it. So P is inversely proportional with V. If I go right, if I have, sorry, uh, PV, sorry, not PV, is equals to NR by V into T. This becomes constant. P is directly proportional to T, so it becomes a straight line. P and T. This is what ideal gas says.
But question says, do we have idle gas? Most of the time, no. We don't have idle gas. So what to do? What should be done? People like Van der Waal came. What he said is that let's say it be like whatever the pressure is given, a square n square v minus b nb equals to nRT. This was Van der Waals equation. He said that let it be like this. We can add two correction terms, solving some postulate. All this worked very well for CO2 and some other gases. This worked very well when pressure is very low than 1 atm or temperature is very high than room temperature. These idle gas was valid. Then Van der Waal came, then Virial came. All of these gases, there you will get a lot of like NRTL is there, SRK is there. SRK does not mean Shah Rukh Khan. It means Soek Redlick Wong. So Redlick Wong was the one who said that there's a temperature to the power of 1.5, I guess. If it's 3. So temperature to the power 1.5 or temperature to the power zero point 0.5. This is how gas is behaving. So we know that there's an equation of state. All of these are known as equation of states. So अगर equation of state है, now we knew that du मतलब energy can be given by heat, work, and adding something. Let's forget about adding right now. Let's only work about heat and work. Heat, if I have to give, I will give in some TDS. So what people did is, let's say the volume be constant. So work is not there. They designed an experiment. They started giving heat. They then defined that at constant volume. So we said work is zero. So minus P dV goes zero. So what is remaining is CV. CV is capacity of heat taken by our system in order to increase 1 degree of temperature per mass, mole, whatever you get. So this is how they have done. V equals to constant. Now this was there. People became happy. They then it came to everyone's mind that what would happen, let's say, if I had flow. Suddenly, the people started thinking about applying this thermodynamics into flow. Then they had this question of pressure. So then they defined CP, which is heat capacity at constant pressure. So I am writing here energy right now, the total energy. This energy we will define later at P equals to constant. So, Prakhar, can you tell me how can I have a system which has pressure constant? We said that we can have volume constant if we fix the walls. How can we have pressure constant? In a vacuum chamber or a airtight chamber. If it is, oh, acha. Do you think that this chamber is not airtight? If it is not airtight, then some one thing would be coming in. So this point that we are not adding something would not be there. कैसे करें? Yes. What should we do? Have you ever blown a balloon? Yes. What happens?
Whenever we put the air in, we have to tightly hold the mouth of it, and again we have to put the air in it, and Huh. unless it will be exhale out, So what happens to the balloon? it expands. Correct. It expands. So if I add more and more, it will go expanding. So this is the same thing. So what people did is people had a adiabatic system in which that means no heat. Adiabatic means that no heat is coming in. It is can no heat is allowed. They had a piston. They put some mass on it. Let's say 1 kg of mass. They put and they had gas inside. Then at this system, whatever happens to this gas is having a constant pressure of there is atmospheric pressure and this is 1 kg. So this is constant. Okay. So let's say there are some reactions happening, whatever is happening inside. Now, what people did is initially they had adiabatic to measure as a control, then they had added a small opening here. Small opening means not open to air or anything like that, but a small conducting piece. From a conducting piece, they were giving heat, Q. And then they saw that this piston started going up. So they said that first they correlated the pressure with temperature and then they defined this. So correlated the pressure with temperature and then they defined this CP value. So just a side note, we may or may not derive, I mean CP minus CB equals to R. This is a very simple derivation. If you want, we can do it I mean we can do it that also, but I would give you a chance that you to try to do that derivation only for ideal gas, but not right now. We will do that a little later. Okay, so we had a gas. I have a gas here. What I can change is volume by having expansible walls. What I can change is pressure. What I can change is temperature. Okay, I had a piston, let's say. I have conducting walls, so obviously I can change volume, temperature and pressure. But let's say it's an ideal gas. Let's say for a moment, what will happen? There are some, if I have volume and pressure here, this will go like this. Okay. If I have temperature here and pressure here, what would happen if I increase the pressure, keeping volume constant? Prakhar, you tell me. Let's say I start compressing the piston, what will happen with the temperature? Temperature will also rise. Temperature will also rise. Correct. Okay. And let's say I have volume and my pressure is constant. I increase the temperature. What will happen to the volume? It will decrease. I started heating this. If pressure is constant, It will also expand. so it will expand. Volume will also increase. But there's something like this. There's, I want to, what happened is, you see this thing.
And where is Acha. In this graph, pressure is constant. Okay, so each line is having some pressure. Okay, uh, no, no, what did you say? One second. If I increase the temperature, giving अच्छा हाँ ठीक है फाइन as per PV equals to nRT, if you increase the volume, temperature should increase. Correct? But when will it happen? We are this assumes that there is always an equilibrium. This equation will always tell you for the ideal gas, but not for the process. If you start compressing, if you start decreasing this volume, you are doing some work on it. So let's say you get at some point at something, it was V1, T1 and P1, you have done some work. So in this equation is true, this is not wrong. So none of the laws break that if you have VT here, obviously when volume is increasing, temperature will also increase. Oh, sorry, temperature increasing, volume will increase. All of this remains when there is a equilibrium established and that remains there. But if you have not an equilibrium established, I mean, we always talk about equilibrium. It's not saying that equilibrium is not established, but it is like you are compressing this. Let's say you're compressing this, and pressure is constant. What will happen? You are giving some work. You tell me. What will happen to you? Initially said something. I Bracket. said that if temperature will rise, volume will also expand. If temperature rises, volume will rise. That is correct. That is not wrong. If this equation is applied, that is not wrong. But what we are saying that this equation does not. It's a equation of state, which tells about that what is the condition. You have to measure temperature, pressure, automatically volume will be found. But an equilibrium has to be established. But what happens is when you have this volume decreasing, temperature increases. See, I'm doing some work. Ideally, du is equals to dq plus dw. If I'm not adding heat, but I'm adding work, internal energy will increase. If internal energy increases, automatically temperature will increase. Yes, sir. So temperature is increasing, so automatically your temperature is increasing. Then what happen is, so you are compressing it. See, you are compressing it. Now you have come to a point when the pressure is too much. I mean, here pressure would be something different. So this point P1, this point P2. These are two different pressures. It is not isobaric.
When we say that it is you have constant pressure, it means isobar. It is not an isobar. When you this graph that I'm drawing right now, so you have p1 here, p2 here, p1 here, then you have increased the this thing, uh, pressure, by decreasing it. That is happening, that we saw. This is the graph. And then it comes phase change. So uh, how do I tell you, you might have seen that whenever you have water is spilled on the ground, no, slowly it will evaporate. What do you Yeah, think is what is if I contain that balloon into a, I mean, I contain that moisture into balloon, or let's say if I'm able to see that, what will happen? It will expand. It will grow. But if I am doing a reverse, I am applying pressure. Actually, you have not seen that. It is very difficult to see that also. I tell you what happens. If you have steam, let's say you have very, very high pressure steam, and you try to compress it with hydraulic presses and all, there would be some point where your there would be change from gas to liquid. This will happen. This is just what. under high pressure. What? Repeat that, you said something. Under high pressure, steam changes to liquid. No? Under high pressure, your steam changes to liquid. Correct. And once it has changed to liquid, then the exponent comes. So you would see the with small change in volume, you would have to do immense amount of work to change the pressure. If you have to do immense amount of work, that would eventually lead to very high temperatures. So let's say this is P3. These are not same pressure. This is not an isobar. So difference between these graphs PV, PT were that you had only two variables changing. Ideal gas was equation was valid. This is here also, it is valid. Ideal gas follows here. But these are not isobars. You don't have P1 equal to P2 equal to P3. What will, if you want to see that what happens when P1 equals to P2 equals, I mean, there's a this thing. So if you have a liquid, you start with a liquid and you start expanding it. It will, you can do expansion by boiling it. If you have a cup of this thing, you can expansion by boiling it, because we are changing temperature. It could be with the help of pressure also, that we will see. There was some point when boiling starts to occur. Small bubbling, boiling is happening, and then you will see sudden increase, because gas has reached here, or not. Sorry, this type of increase. If this is an ideal gas, it will be a straight increase. So what people did is they measured by with different conditions. They started increasing the temperature at different volumes. What they realize is that they reached a point at which whatever you do, you will never, this all these lines are at constant pressure. Okay, these are constant pressure, and these are at different pressure. I should do it with different color, I guess. This, all these points are different pressure. A lot of times people get confused. This curve, one second, which I have drawn very thick, is all the points are at different pressures, but these thin lines are at constant pressures.
So there's P1, there's P2, there's P3. This point is important. Okay, this is the critical point. Critical point says that at this critical temperature Tc, you will not be able to liquefy a gas no matter how hard you try. So let's say if I have a system in which I have a gas of temperature critical above the critical temperature, then you will not be able to liquefy it. What happen is then it goes like this. This is not liquid. This is supercritical phase. So you have we had gas, liquid, and solid. We're not talking about solid, we are talking about gas and liquid. You have reached a point where it is very difficult to differentiate between gas and liquid, which is happening at very, very high temperature. So temperature is very high. You the so when we say liquid, what how do we define liquid? We say that there are molecules which have some certain distance between them, which is this distance for liquid. Distance for liquid is more than distance for solid, but is less than distance of gas. And for gases, the distance between them is very large. D gas. So this is a lot of times known as mean free path. People in kinetic theory of gases, which you might have learned in your 11th and 12th, call it as mean free path. All of this is there, but you have reached after this point at a situation that you are not able to differentiate between this mean free path, because what happens is when you are increasing the temperature, you are decreasing the density, and density decreases, volume increases, and the mean free path also increases. Lambda also increase. When lambda increase, you are not able to distinguish between which is dg, which is dl. Now it is same. This d. So you have reached a critical point. Once you have reached a critical point, this happens. For it, if it let's say you are now, you tell me, you have to draw P and T. Let's say I start cooling my gas. Okay, all these points were at equilibrium, okay, between gas and liquid. In this, gas plus liquid exists, here liquid exists, and here gas exists. Okay, let's say you start, oh sorry, not PTs or something. No, okay, you can do it like that also. So let's say you start to cool the liquid, cool the gas. There would be a point. What happens if you cool the gas? Pressure decrease or increase? decrease. Decrease. Okay, so pressure will decrease. Okay, pressure decreased. Then there will be a point when you have this thing change of phase, and then there's a sudden increase because further cooling will decrease, but it's not. So gases have a very large pressure change. This is not that, it's like this very small change of pressure. So here also you get something like this only, this bell curve is there, and there's a, so if you see, you can see it here. See this. This is a 3D graph, okay? What happened is that, where is this? This is the critical point. You have P, you have T here.
For a very small period of time there would be constant things and then they would decrease. So you see that this is decreasing, right? This, see this is decreasing. This is a 3D graph in which people tell about this gas, vapor, liquid and all. So people differentiate between gas and vapor also. Achha, there are some basic properties I forgot to tell you. One is phase. What is phase? Let's say you have salt and pepper. Have you ever mixed salt and pepper? Salt is Yes, sir. white, pepper is black. Can you, if I tell you you have mixed these two things, you want to separate them, can you separate it? No, sir. क्यों भाई? एक काम कर, वो पानी ले, पानी में खोल दे, सॉल्ट घुल जाएगा, पेपर बच जाएगा, पेपर खुलेगा नहीं आसानी से, हाँ. होगा ना? बट फिजिकली ऐसे मैं उसको सेपरेट नहीं कर पाऊँ, मीन्स देयर आर सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन नहीं पॉसिबल है, बट सेपरेशन तो पॉसिबल है पर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुमने पानी में घोला ना, घोलना भी एक प्रोसेस हुआ। वॉट यू सेड इज करेक्ट, मैं इसको सेपरेट करके अलग अलग अगर मैं देखना चाहूँ कि आई हैव दीज रेड, रेड है सॉल्ट है, ठीक है, और ग्रीन मेरा पेपर है, फॉर राइट नाउ सोच ले ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वाइट एंड ब्लैक होता है, बट इसको मैं एक सेपरेट अलग अलग बोल नहीं सकता कि यहाँ पे कम है यहाँ ज्यादा, ये सब मिक्स है, होमोजीनियस है। Homogeneous is another value word I have to tell you. Homogeneous, heterogeneous. So phase is that which you cannot differentiate between two things. So you can have solid phases, that solid solid का phase हो सकता है. For example, gold के अंदर copper मिलाया जाता है in order to strengthen it. कुछ लोग एल्यूमिनियम भी मिलाते हैं, कुछ लोग जिंक मिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सोने में सुहागा मिला दिया हमने। कुछ people add salt to water. Now salt पहले अलग फेज था, सॉलिड था, वाटर एक अलग फेज था, लिक्विड था, बट मिक्स होके एक लिक्विड फेज बनाया, जिसको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये कोई दो फेज है, ये एक फेज है। लेकिन अगर मान ली इफ आई ऐड ऑयल टू वाटर, ऑयल और वाटर के अपना अपना अलग अलग बनेगा, यहाँ पे ऑयल ऊपर और नीचे वाटर बचेगा। सो इस केस में यू वुड हैव टू से कि हाँ तुम क्लियरली देख सकते हो, पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, मान ले मैं कहूँगी सेपरेट, सेपरेट के तो अलग प्रोसेसेस हैं, बट देख सकते हो, कैन ऑब्जर्व की टू थिंग्स हैं, यही फेज होता है कि व्हेन यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू और थ्री डिफरेंट regions in a system, then you have those number of phases. If you say that everything is homogeneous, it's a one phase. Homogeneous का मतलब होता है completely mixed. अच्छा, homogeneous, sorry एक second, homo means same, genius means, अब मुझे नहीं पता genius का क्या मतलब होता है, but type of, और एक heterogeneous होता है, hetero means अलग, homogeneous means same mixture, heterogeneous means different mixture. So when you have let's say completely some one uniform concentration everywhere, something there, you say homogeneous. When it is having different concentration, different phases are there, or there's mixing not proper, you say heterogeneous system. चलो अभी हम क्या करते हैं, लेट्स कैलकुलेट वर्क। एक मिनट, हमने क्या क्या देखा,
कि जब हमारा हम कूलिंग करना शुरू करेंगे, तो हमारा जब कूल होगा, कांस्टेंट होगा, फेज चेंज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस वाज प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलो ये हमने देख लिया। हमको ये समझ में आया कि अगर मान लो मुझे अपना सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, मैं डी क्यू कर सकता हूँ और डी डब्ल्यू कर सकता हूँ। डी क्यू तो समझ में आ गया कि एक काम करते हैं, हीट डाल देते हैं, हम सीपी या सीपी नहीं, अभी सीवी समझो, सीपी नहीं, सीवी डीटी का इंटीग्रेशन कर देंगे। या चलो अभी ये बात मैं समझाता हूँ। लेट्स फर्स्ट सी वर्क कैसे करते हैं। We will look only on work. So I have a system in which I have a piston. Okay, adiabatic wall है। मैं यहाँ पे अगर मान लो ऐसे प्रेशर दे रहा हूँ, आई एम गिविंग प्रेशर है, मेरा अंदर वर्क होने लगेगा, आई एम ट्रांसफरिंग एनर्जी। अब हमने क्या बोला अभी, पीवी, और यहाँ पे टेम्परेचर कौन एडियाबेटिक है ना, तो सॉरी, एडियाबेटिक नहीं, आई मीन हाँ एडियाबेटिक है, बट हमारा सिस्टम, ये सिस्टम जो है, एक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है और एक प्रोसेस होती है, दो अलग अलग चीजें हैं। अभी हमने देखा था कि जैसे पी पी और वी चेंज कर रहे थे, तो जब फेज चेंज है, ऑल दिस थिंग हैपेंड, उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, दो अलग अलग फेजेस के बीच का अलग कर्व था। लेकिन अगर मान लो एक ही मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका अलग कर्व बनता था। इसके बीच में डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना। ठीक है प्रकार, इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग होता है। अभी पीवी को एनआरटी था, इसमें पीवी का पावर क्या है, वन है, वन है। मैं मान लूं, मैं बोल दूं कि पी स्क्वायर और वी क्यूब ले लिया एनआरटी, कोई इक्वेशन है जो ऐसे फॉलो कर रही है। या एक काम करता हूं, मैं पी वी टू द पावर एन ले लेता हूं, इसको टू एनआरटी। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा होता ही है, क्लोज सिस्टम है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेट्स से के। तो कोई भी सिस्टम हो, पी हम लोग क्या करते हैं, वी कीप पी टू द पावर वन और वी टू द पावर एन या गामा। कुछ लोग एन बोलते हैं, कुछ लोग गामा बोलते हैं। गामा अक्सर सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है। यस सर। ठीक है, अभी पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज हमारा मतलब could be equation of state also, could be a work process. People take it as adiabatic, मतलब people a lot of times use different process to follow this. What they will do is, you know that if a process is happening, you will see decrease in volume as pressure increase in पॉलीट्रॉफिक प्रोसेसेस। क्या क्या फिर से बोलो। पॉलीट्रॉफिक प्रोसेसेस की इक्वेशन है। Polytrophic, you are correct. This word is right. Polytrophic processes. When you have isothermal process, so there are different kind of processes. These PV equals to nRT, a ideal gas equation है. This is different, and your work equation is different. This is a work equation. किस प्रकार से वर्क हो रहा है, what is your work being followed, but this is an equation of state. You can have equation of state because that's a material property, and work equation as a work property, two different things. Okay, ये समझ में आया ना, इसके अंदर डिफरेंस होता है। मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो उसकी डिफाइंड इक्वेशन होती है, और ये डिफाइंड इक्वेशन नॉर्मल है। होती है। अगर मान लो तुम्हारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाए, तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉलो करेगा।
अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, उस पे कोई प्रोसेस हो रही है, कुछ इवेंट हो रहा है, तो एक वर्क इक्वेशन फॉलो करेगा। ठीक है, ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं जो साइमल्टेनियसली काम करती हैं। सो लेट्स से इफ ये मेरी, हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। तुम्हें जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, और मोस्ट ऑफ देम शायद आइडियाबैटिक के हैं। तो यस हमारा जो सिस्टम है, डी यू, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये इसको हम देखते हैं। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस पी डी वी। ये आपने देखा था ना पहले? हाँ, देखा था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमको क्या पता है, P v टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना। तो यस सर व्हाट आई विल डू इज, आई विल हैव P, अब मेरे पास, मैं डी क्यू अभी हटा देता हूँ। आई विल नॉट लुक इनटू डी डी क्यू, आई विल लुक ओनली डी यू, सॉरी, हाँ, डी यू, डी, ओहो, डी डब्ल्यू है, माइनस पी डी वी है। पी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कांस्टेंट के वी टू द पावर गामा डी वी से, माइनस डी डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर लो, व्हाट यू विल गेट, माइनस के बाहर आ जाएगा, डी वी, वी टू पावर गामा है, फ्रॉम वी वन, चलो वी वन छोड़ो, इसको भी ऐसे इंटीग्रेट करते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी लिमिट्स। कहाँ गया मेरा माउस, हाँ, हमको क्या मिला कि W इज इक्वल्स टू माइनस के वी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस वन plus C, some constant. So W becomes K V to the power, sorry, 1 minus gamma divided by 1 minus gamma, और एक माइनस साइन था तो गामा माइनस वन हो जाएगा, गामा माइनस वन। अब के को सब्स्टिट्यूट कर दो, टी वी टू पावर गामा, हाँ यहाँ प्लस सी था, सॉरी। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू P v to the power gamma into v to the 1 minus gamma divided by gamma minus 1। यहाँ ये गामा कट गए, what you are, अच्छा प्लस C, what you are left is कि work is equals to PV by gamma minus 1 plus C। If you are doing from some V1 to V2, then you will have P1 V1, sorry, P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1। That's it. Khatam aap. This is the work done. But see, you cannot have gamma as 1. This equation is only valid when gamma is not 1. So, for all polytrophic trophic and adiabatic process, this is work. For isotropic, so isotropic says now PV to the power, PV equals to nRT was there. Does any process change the material? प्रखर, प्रोसेस करने से कुछ मटेरियल में चेंज आएगा क्या? मटेरियल मेरा गोल्ड था, अब गोल्ड से कॉपर हो जाएगा, या पानी था तो पानी से मीथेन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब हमारी हमेशा क्या, हमेशा जो आइडियल गैस वैल्यू फॉलो होनी थी वो तो होनी ही होनी है। आइसोट्रोपिक बोलता है भाई साहब कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, तो ये कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट था ही,
एन भी हमारा क्लोज सिस्टम है तो कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द वर्क इक्वेशन ऑफ आइसोट्रोपिक प्रोसेसेस। तो मैं वर्क फॉर आइसोट्रोपिक करने जाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारा सिस्टम जो किसी बात वाटर बाथ में रखा है, या सिस्टम क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पहले ही क्लिक करना चाहिए कि भाई कहीं आइसोट्रोपिक तो नहीं है। हो भी सकता है हो नहीं हो, बट लेट्स सी, हमको नहीं पता। तो अगर मैं कहता है आइसोट्रोपिक है, कुछ नहीं, माइनस पी डी वी अभी भी वैलिड है, करो। पी तुम्हारा इसको ऐसे लिख देंगे हम कि माइनस एक कांस्टेंट को भी के कर देते हैं, तो के बाहर आ जाएगा, डी वी बाई वी, इसको करेंगे माइनस के, और अगर इसमें लिमिट भी लगाते वी वन से वी टू, तो माइनस के लॉग विद बेस ई वी टू बाई वी वन हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन है तो इसलिए के लॉग वी वन बाई वी टू आ जाएगा। अब के क्या है, यू कैन राइट पीवी ऑल्सो, बट पीवी करके कंफ्यूजन हो जाएगा भाई साहब कि कौन सा वी लें कौन सा पी लें, तो ये छोड़ो। पीपल, व्हाट पीपल लव इज, पीपल डू दिस, एनआरटी लॉग, ओ सॉरी, हाँ लॉग वी, हाँ लॉग क्या करते हैं वी वन बाई वी टू, ये ये एनआरटी यस लगा सर। देते हैं यहाँ पे, खत्म बात, हाँ हाँ। खत्म कहानी। और तुमने आइसोट्रोपिक, अब देखो एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है, अब तुमको एडियाबैटिक का पता लगा है। एडियाबैटिक हमारा पॉलीट्रॉपिक था ना, हमने क्या बोला कुछ देर पहले कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। अभी थोड़ी देर पहले आइडियल गैस की बात चल रही थी ना, यस सर। है ना, और Cp बाई Cv जो होता है दैट इज गामा। सो क्या मुझे बता सकते हो कि गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर क्या होगी, क्योंकि तुम्हारा Cp माइनस Cv आर है और Cp बाई Cv गामा है, तुमको बस वेरिएबल्स चेंज करने हैं। 1 + R। वन है तुम्हारा, कहाँ गया मेरा माउस, कहाँ है? देख लेते हैं, वन प्लस आर, सी पी हाँ, माइनस गामा इज इक्वल्स टू 1 + R। इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो सी वी से, सी पी बाय सी वी माइनस वन इज इक्वल्स टू आर बाय सी वी, ये गामा माइनस वन इक्वल्स टू आर बाय सी वी, सो गामा इक्वल्स टू आर बाय सी वी प्लस वन। हाँ सॉरी सर। क्या क्या, आर के डिवाइड में भी CV आएगा। हाँ क्योंकि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, ये दो वे, अगर एक और इक्वेशन होती ना तो यहाँ पे आ जाता। सो व्हाट यू रिक्वायर इज आर चाहिए, सी वी चाहिए, तो तुमको गामा मिल जाएगा, गामा पुट कर दो, एडियाबैटिक खत्म। आइसोट्रोपिक है, ये देख ही लिया, इसका वर्क एन आर टी लॉग वी वन बाई वी टू। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज मैंने जितने भी डेरिवेशन करी, कहाँ गया मेरे पे, हाँ सर एक सेकेंड मैं एक और पेज ले लेता हूँ। मैंने जितनी भी डेरिवेशन करी, आई डिड फॉर, कहाँ गया मेरा pen? हाँ, सो डी यू वॉज
डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू आई टुक एज माइनस पी डी वी। ओके, तो गलती से ऐसे मत कर देना। एंड फॉर आइसोट्रोपिक प्रोसेस I calculated dW is equals to nRT isotropic work. I calculated nRT log क्या V1 बाय V2, ये कैलकुलेट किया। तो du लिखोगे तो dq प्लस nRT log V1 बाई V2 लिखोगे। ऐसा मत कर देना यहाँ पे कि यहाँ माइनस आने का लगा दे, क्योंकि कहीं पे यहाँ माइनस साइन दिख गया। ऐसा मत करना। अगर ऐसा करना ही है तो ऐसा याद रखो हमेशा कि यहाँ V2 बाई V1 है और यहाँ पे माइनस साइन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता। थर्मोडायनेमिक्स मैं बचपन में, आई मीन व्हेन आई वाज देयर एट योर एज, व्हेन आई वाज देयर इन बीटेक, आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज my professor used to do in some other way, I used to do in other way. So what I suggest is that you keep it in your way, whatever is comfortable for you, you define it. If a lot of people find this very easy, that they always have state 2 minus state 1। ऐसा नहीं करते कि कहीं पे किसी फॉर्मूला में स्टेट 1 माइनस स्टेट 2 है। मतलब इफ दे आर गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट मतलब सिस्टम का क्या स्टेट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ योर सिस्टम, कि उसके वेरिएबल्स पी वी टी क्या है, ये P1 V1 T1 P2 V2 T2, ये सब क्या है, ये अलग अलग हो सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर द वर्क इज डिफरेंट, इफ यू आर गोइंग ऑपोजिट द वर्क वुड बी डिफरेंट। क्यों बताओ। अगर मैं मतलब हमने शायद अभी कुछ समय पहले पढ़ा था, शायद पिछली क्लास में पढ़ा था, पाथ फंक्शन। path function, correct, work is a path function. Similarly, heat is also a path function. If you are working in the domain of, कहाँ गया मेरा ये पेन, हाँ, पी एन वी, और ऐसे चल रहे हो, यू आर सी। अब क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर क्या था, ज्यादा था और वॉल्यूम कम थी। यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है, इस पे प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा है। तो हम क्या समझ सकते हैं, जरूर एक्सपेंशन हुआ होगा। अब अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क जो है वो नेगेटिव होता है, क्यों नहीं होगा। और तुम यहाँ भी आइसोट्रोपिक वर्क मान लेते हैं तो डाल के देखते हैं, V1 क्या है, बड़ा है, V1 बड़ा है, हाँ V1 बड़ा है। V2 क्या है, छोटा है। ओ सॉरी सॉरी, V1 हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो हाँ अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो ये वर्क है दिस इज एक सेकेंड, V1 बड़ा है V2 छोटा है, सो एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बाहर एनर्जी निकलना। ओ उल्टा पड़ा था क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पे फिर माइनस है, क्योंकि क्या होगा, एनर्जी तुम्हारी घटेगी। तो इसको कभी कभी ना थॉट प्रोसेस से रिलेट करके देखना चाहिए। तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 और T2 कांस्टेंट है, सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई एडजस्टमेंट हो जाए। यू हैव दिस थिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जरूर इसमें से कुछ निकल रहा हो, एक्सपैंड हो रहा है। अगर एक्सपैंड हो रहा है तो V2 वर्क, ग्रेटर है तो एक्सपांड होता है। हाँ गैस इज एक्सपैंड, तो गैस वर्क कर रही है या उसमें से कोई वर्क निकाल रहा है। वर्क निकाला तो वर्क नेगेटिव हुआ, एनर्जी तुम्हारी घटनी चाहिए। यस।
तो मैंने अच्छा मैंने पहले सारा सारा पॉजिटिव लिख दिया। ओ गड़बड़ी कर दी। देखते हैं एक मिनट। हाँ यहाँ यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा हाँ सर ने पर नेगेटिव लिखा था। मैं ही गड़बड़ी कर दिया। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ तो ऐसे ऐसे हम भी गड़बड़ी करते हैं यार। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ और मैंने गड़बड़ी कर दी। सो योर हेयर। और एक एक चीज है कि इसके अंदर वेन एवर यू गो एंटी क्लॉकवाइज, मान लो अब चलो तुमने लेट्स सी एक ऐसा देखते हैं सिस्टम। यू हैव 4 पॉइंट्स, एक साइक्लिक चलते हैं ठीक है। ए बी सी डी, you go from here. Okay, you have PAVA, PBVB, PCVC, PDVD. अगर if I am moving in clockwise direction, I eventually reach as to some place, but there would be, because when see here you have pressure is higher. For let's say let's define thing. PA is maximum, okay. Then comes PB, then comes PD, एंड देन कम्स पीसी। फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर ये क्वेश्चन के लिए अब देखते हुए लग रहा है कि हाँ यहाँ पी ए सबसे बड़ा है। और जब वॉल्यूम का देखें तो वी बी सबसे बड़ा है, उसके बाद है वी सी, उसके बाद है वी ए, और फिर वी डी। ठीक है। जब ए से बी में जा रहा है तो प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, बिकॉज वॉल्यूम में ऐसे जा रहा है और प्रेशर में ऐसे जा रहा है। क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंशन है, मतलब वर्क नेगेटिव होगा। क्या होगा वर्क, वर्क इस सॉरी ये ड्रॉ अच्छे से नहीं हुआ है। वॉल्यूम एक्सपांड यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ वर्क डन बाय द सिस्टम। ये पूरा नीचे का एरिया जो नेगेटिव। है, ये सारा का सारा तुम्हारा वर्क निकाला गया है सिस्टम में से, वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। जब वो बी से सी में आ रहा है तब ये सारा सॉरी एक सेकेंड, कहाँ गया माउस मेरा, वहाँ ये रहा। हाँ तो ये सारा वर्क, क्योंकि यहाँ पे देख यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ वॉल्यूम कम है। बी पे वॉल्यूम ज्यादा है और सी की वॉल्यूम कम है। जब ऐसा होता है देन इट इज, यू कैन नॉट से इट्स एक्सपेंशन, क्योंकि प्रेशर भी कम हो रहा है वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो दोनों साथ में कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हुआ होगा, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना। अभी आइडियल गैस मानते हैं तो बी इक्वल्स टू एनआरटी है, तुम्हारा दोनों ही काम हो गए, कुछ कुछ हुआ होगा, हमको ये नहीं पता, दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। बट कि एक्सपेंशन कंट्रैक्शन नहीं बोल सकते, बट जो मैं कह सकता हूँ ये जरूर है कि यहाँ पे वर्क सिस्टम पे किया गया है, सो दिस इज पॉजिटिव वर्क। अब मान लो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम, कहाँ गया मेरा माउस, यू आर मूविंग फ्रॉम सी टू डी, ये वाला, ठीक है।
इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं। इसके अंदर प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुई है, तो पक्का वर्क किया गया, पॉजिटिव वर्क है। और वापस से जाने में ये अभी नेगेटिव वर्क है, मतलब जब डी से ए में गए तो वो, हाँ ये हाँ ये वाला एरिया नेगेटिव वर्क नहीं, सॉरी नेगेटिव, ये नहीं, ये भी पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव। एक सेकेंड, प्रेशर बड़ा है, वॉल्यूम भी बड़ी है, हाँ तो टेम्परेचर ही बढ़ा होगा, तो वर्क किया, हाँ पॉजिटिव, करेक्ट पॉजिटिव। सो अब तुम देख रहे हो क्या, यहाँ पे कुछ रीजन है जहाँ पे हर जगह लाल है, यहाँ कुछ रीजन है मतलब केवल लाल है, केवल पीला, केवल नीला, केवल हरा, नहीं सॉरी केवल हरा तो नहीं है, हरा और लाल मिक्स है। कुछ है जहाँ पे केवल पीला है, कुछ जगहें हैं जहाँ पे नीला, हरा और लाल है। नीला तो नहीं, नीला हरा है। हमको ये समझ में आ रहा है, और बिकॉज हम इवेंचुअली ए पे पहुंच तो गए। ए पे पहुंच गए, वी आर बैक टू ए, बट सम वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम। कैसे बोला मैं कि वाई डन बाय द सिस्टम? पता, क्लॉकवाइज चल रहा है तो सिस्टम ने कैसे वर्क कर दिया, ये तो मैंने अभी तक वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करी और मैंने बोल दिया ये तीन चार प्रोसेस था, वो भी जिसके अंदर कुछ ए बी सी डी कुछ डिफाइन ही नहीं है, ऐसे ही बस ग्राफ को देख के बोल दिया। थोड़ा सोच, यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया किसका था? ए से बी का। ए से बी का था, और बाकी जो है वो थोड़े छोटे छोटे थे, और आगे ए के जो एरिया था ना उसको थोड़ा थोड़ा हटाए हैं, कैंसिल करे हैं। देखा, क्योंकि पूरा वर्क तुम नेगेटिव हाँ किया, हाँ। फिर थोड़ा कैंसिल किया, थोड़ा कैंसिल किया, थोड़ा कैंसिल किया, इवेंचुअली ए पे आए। लेकिन ए का इतना बड़ा वर्क था कि एरिया बहुत बड़ा था, तो वो पूरा हटा नहीं पाए। सो व्हाट वी, कंक्लूजन ये है कि इस पूरे प्रोसेस में ए से बी से सी से डी में और वापस ए में जाने में नेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मतलब वर्क एक्सट्रैक्ट किया गया है सिस्टम से, एंड व्हेन वी मूव in opposite direction, in anti-clockwise in a cycle, we will have positive work। हम उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव वर्क आएगा। दैट मीन्स कि सिस्टम पे वर्क हुआ है, समवन हैज डन वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक फॉर एग्जांपल मान लो टरबाइन है, ठीक है, या कोई और कोई इंजन है। There are various cycles like Carnot cycle, Brayton cycle, then there is Stirling engine, बहुत सारे साइकिल, there are about 10 cycles अभी तक जो क्लासीफाई करी गई है। ज़्यादातर केमिकल इंजीनियर्स मोस्टली डू नॉट स्टडी ऑल द 10 cycles, people only study Carnot engine or Carnot cycle, they rarely study Brayton cycle. Then, if you get a chance, you might study Stirling and other isobaric cycles and all.
Otherwise, only mechanical people study all the 10 cycles. So what we get is this Carnot engine is like this. You have an which is actually used in your ACs also. You have isothermal, then iso as adiabatic, then this thing I t equals to constant, p v to the power gamma equals to constant, t equals to constant, and p v to the power gamma equals to constant. Then there is compression, compression, expansion, expansion. You come back to it, starting point. So इसमें क्या हो रहा है? You are यहाँ पे work is being done on the system in order to achieve some. Let's say you are having an AC, you want to take heat out from the room into the surroundings, मतलब बाहर फेंकना चाहते हो, back, not back, but to the outside of the room. Then you would have to do some work. You have to supply energy, इलेक्ट्रिसिटी में लगाना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा, ऐसे ही काम नहीं करेगा. ये इवेंचुअली फिर लीड करता है एक्चुअली टू नेक्स्ट वीक. पर मैं ऐसा जान ही रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में आई एम प्रीटी श्योर आई विल टेल दिस, बिकॉज दिस अ वेरी वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. हाँ, तो हम कहाँ थे? Yes, sir. We were in du equals to dq plus sorry, सारे नाम चलते हैं, dw minus dw plus summation what Mu. हाँ mu ij dni. हम अभी तक बात कर रहे थे क्लोज सिस्टम, अच्छा नहीं उससे पहले dq, अभी तक dq की बात ही नहीं करी. What people said is, people ने du by dt define किया at constant volume and du by dt define किया at constant pressure. For just for having thing intensive, क्योंकि अभी देखो u हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो ओवरऑल ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई विच इज अ फंक्शन ऑफ मास. बट वी वांट टू मेक अ प्रॉपर्टी, मतलब सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं. सो दे डिवाइड बाय मास और मोल. तो वो यू में आ गया विच इवेंचुअली लाइक डी छोटा यू by dt at constant v, which they called as cv. For an ideal gas, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने गामा की बात करी थी ना. क्या होता है, लेट्स से अगर तुम्हारे पास कोई गैस है, गैस का मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये जो बताने जा रहा हूँ, बिकॉज हमने आइडियल गैस का इक्वेशन जो है ना, वो हमने पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बोला. लोगों ने और भी तरीके से, हमने तो एम्पेरिकली लोगों ने अभी कुछ नहीं किया, कुछ ने थ्योरेटिकली भी किया, तभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आया. तो लोग बोले क्या कि आ, ये अगर कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से आई हैव अ, यहाँ पे करता हूँ, अगर कोई मॉलिक्यूल है ना, इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल जो ऊपर जाए, आगे जाए, मतलब एक्स में जाए, वाई में जाए, जेड में जाए, तो वो तीन तीन तरीके से जा सकता है. सो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, दैट वुड बी 3 टाइम, बिकॉज आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स वाई एंड जी. सेम है, उस पर ग्रेविटी लगती नहीं, मास ही इतना कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल. तो क्या बचता है, 3/2 केबीटी एक मॉलिक्यूल का. केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अगर तुम एक मोल का बोलो तो 3 बाय, सॉरी ये 2, हाँ 3/2 आर टी हो जाता है. अगर एक मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल में एक नहीं होता, एटम होता है. एक एटम की बात कर रहा हूँ, एक मोल एटम, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन, कार्बन का गैस, कार्बन गैसेस फॉर्म में. तो सिंगल कार्बन एटम
जो होगा, ऐसे 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 चल रहा है, लाइक हीलियम, हीलियम सिंगल है, गैस फॉर्म में है, और उसका मैं 4 ग्राम हीलियम लूँ, मतलब 1 मोल लूँ, इस तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ऐसे होगी। उसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, यू जस्ट टेक दिस थिंग कि वेलोसिटी जो है, आरएमएस वेलोसिटी, वो 1/2 की बी टी, मतलब वी स्क्वायर जो ये कितना, हाँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक डायरेक्शन में हाफ के बी टी के आसपास होता है, तो तीनों डायरेक्शन में तुम्हारा मतलब इट विल बी वी एक्स है, तो सॉरी, वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, जिससे उनको फाइनली वी हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, विच इज वी आर एम एस का स्क्वायर, उसे काइनेटिक एनर्जी आई जो हाफ, ये ये वी एक्स नहीं है एक्चुअली, 1 सेकेंड, के बाई एम इसका रूट है, ये हटाओ, हाँ, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में के बी टी बाई एम होती है, इसका भी अलग डेरिवेशन है, चलो वो बाद में करेंगे, बट ये है, तो हाफ के बी टी स्क्वायर बचता है, मास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स ऐड होगा, बिकॉज वी एक्स वी वाई वी जेड सेम है, ये इंटू 3 हो जाता है, दस इवेंचुअली वी गेट की हमारा जो एक एटम अगर होगा तो उसका सीवी इज 3/2 आर टी। कहाँ से आया? उन लोगों ने ये एनर्जी लिखा ना, अब तुमने प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, तो वो कहीं आ जा नहीं सकता है, टेम्परेचर पे ही प्रेशर डिपेंडेंट है, तो उसे काइनेटिक एनर्जी विल डिफाइन योर प्रेशर, और एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, उसका हीट बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम है, एनर्जी बढ़ाई कैसे? तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू देयर काइनेटिक एनर्जी, कितनी जोर से मूव कर रहे हैं, वॉल्यूम मतलब कितनी तेज भाग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, चलो एक हाफ के बी टी एक डायरेक्शन में, तो जितने वो टाइप ऑफ मूवमेंट कर पाएगा, अभी तो वो एक्स वाई जी में मूव कर रहा है, जब वो एक मोनो एटम एटॉमिक गैस है, तो उसका 3/2, अगर डाई एटॉमिक है तो सीवी हो जाता है तुम्हारा 3 + 2/r, ओ सॉरी आर नहीं, 3/2 to RT। ये 2 क्यों आया? बिकॉज अगर मान लो, देखो तुम मेरी वीडियो को देखना, वो डायरेक्ट को मत देखो, मेरी वीडियो पे अगर एक्सपांड करके देखो, अगर ये तुम्हारा गैस है, यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे एक गैस है, तो वो एक ऐसे मूव कर सकता है और एक अपने एक्सेस के अबाउट मूव कर सकता है, सो इट कैन मूव अबाउट इट्स एक्सेस, और ये एक और एक्सेस है, इस एक्सेस के अबाउट मूव कर सकता है, तो इसके फिर जिसके कारण डिफरेंट ओरिएंटेशंस बनेंगे, ऐसा नहीं है कि ये वाला ऐसे मूव नहीं कर सकता, ऐसे मूव नहीं कर सकता, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा एक का एक ही रहेगा, लेकिन अगर ये मूव करेंगे ऐसे, तो अंदर का जो एनर्जी क्लाउड है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, वो चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो गए तो आपका सिस्टम जो है वो उसकी एनर्जी बदल जाएगी, इसीलिए थ्री, ये दो उन दो डायरेक्शन में है, तो ये डाई एटॉमिक है, जिसके लिए तुम्हारा 5/2 RT होता है, और ट्राई एटॉमिक अगर आ गया या पॉली एटॉमिक, उनके अंदर बस, ओ सॉरी कैसे मान लो ट्राई एटॉमिक आ गया, तो इसके अंदर एक और आ जाता है, दैट इज वो किसी भी एक जगह से, और वो तो हो ही पा रहे थे, 3 तो थे ही, 5 तो थे ही, बस एक और आ जाता है मूव करने का अलग डायरेक्शन, तो 3 + 3/2 RT अबाउट 3 RT होता ही है,
या 6/2 RT। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले गामा देखा था ना कि गामा इक्वल्स टू, अज्यूमिंग ये आइडियल है, तो R बाय सी वी प्लस वन था, यही था ना, यस सर। है ना। तो सी वी हमारा अगर मान लो हीलियम है, तो तुम बोल पाओगे भाई इसका 3/2 RT है, तो मैं बोल देता हूँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टी है नहीं है, टी तो एनर्जी का होता है, सॉरी एक मिनट, डी क्यू इक्वल्स टू सी वी डी टी होता है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी नहीं है, देर इज नो, तो डी क्यू जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो 3/2 के बी टी होती है या आर टी होती है, जो सी वी टी से आएगा, और टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट, मैं देखा नहीं है। सीवी तुम्हारा आर के डायमेंशन में है, सो तुम्हारा गामा इक्वल्स आर सी वी प्लस वन, तो गामा इज इक्वल्स तुम्हारा, अगर हीलियम है तो तुम्हारा गामा हो जाएगा 2/3 + 1, अगर तुम्हारा ऑक्सीजन है तो तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो फाइव बाई टू हो जाएगा, 3/2 + 1। 2/5, 7/5, 5/3, वो नीचे है ना सीवी। हाँ हाँ। और अगर मान लो CO2 है, तो तुम्हारा हो जाएगा कितना, इसमें क्या था, थ्री बचा ना, तो 3 R, 1/3, 4/3, वो 4/3 हो जाएगा काम, ऐसा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो है हमको अक्सर पढ़ाया जाता है, वो है वाटर का, जिससे तुम डील करोगे। ऐसा नहीं है कि और भी नहीं होता है, अमोनिया में हो सकता है, HF में हो सकता है, बट ये लोग पढ़ाते नहीं है, जो पढ़ते हैं वो वाटर पढ़ते हैं। वाटर के अंदर क्या है ना, वाटर बहुत खास है, जिसके कारण हम आज भी जिंदा हैं। वो ये कि वाटर के पास ये लोन पेयर है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, इसके कारण ईच मॉलिक्यूल, सॉरी ईच एटम का ओरिएंटेशन, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन एक और एक हाइड्रोजन और, सबका 3R होता है, बिकॉज इनके इस एक ओरिएंटेशन से दूसरे मॉलिक्यूल का पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, दैट इज वाई हर एक का 3R होगा, तो इसका CV 9R होता है, थोड़ा खास है। और जहां तक तुम देखोगे कि अगर तुम्हारा जो जितने भी एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा अगर आइडियल गैस है, तो तुम ये गामा वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, फॉर अगर तुमको पता है, अगर वैल्यू दे दी गई अच्छा, नहीं दी गई तो इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ चलो, लेकिन बहुत ध्यान से देखना, आइडियल गैस होना चाहिए, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, गैस का नाम भी नहीं दे रखा है, तब तुम आइडियल गैस मान सकते हो। पर लेकिन थोड़ा देखना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अच्छा, अब आता है एनर्जी कंजर्वेशन, जो एक लास्ट टॉपिक है जो मैं लेना चाहता हूँ। जो ध्यान रखेगा, अगर मान लो तुम्हारा कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक नोजल है, ठीक है, उसमें अंदर आ रहा है कितना, ठीक है, यहाँ पे गैस आ रही है, गैस जा रही है, या पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, पर पानी फ्लो कर रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू प्लस कुछ नहीं, जीरो था।
लेकिन अब इस बार क्या है, यहाँ पे हमारे पास एन भी है। अगर मान लो ये नोजल ना होके एक बलून या बकेट होती, बलून एक्सपैंड करता, तो ये होता हीट, अज्यूमिंग कि अगर उसमें हीट जा रही है, नहीं जा रही तो नहीं हो रहा है, वरना ये वर्क होता, और अलग से तुम्हारे पास म्यू आई टी एन आई एडिंग वर्क भी होता। तो हम लोग फॉर राइट नाउ हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक सिस्टम है। अज्यूम क्या करेंगे कि इट्स वो स्टेडी स्टेट पे है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम के बीच में डिफरेंस। हर एक चीज हो, हर एक चीज मतलब एकदम सिस्टम स्टैटिक है, तो वो इक्विलिब्रियम। एवरी थिंग सीम्स, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक हो जाएगा, मान मॉलिक्यूल अटक गया, जम गया, नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूल मूव करेगा, बट लेकिन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने गरम गरम कॉफी ली और उसको ऐसे मस्त घोल दिया, दूध और कॉफी को घोल दिया, हो गया। अब एक में हो गया, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, अंटिल मतलब अज्यूमिंग की टेम्परेचर सेम रहे। सो दैट इज कि हर चीज होमोजीनियस है, सब कुछ टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। बट मान लो अगर होमोजीनियस ना हो, एग्जाम्पल कि व्हेन यू आर ग्रोइंग, यू आर अ किड, you became to a man, your height increased, then saturated, ठीक है। So you are in this situation you are growing at a constant rate. Whenever you see that there is a constant, for example, water is falling from pipe at constant speed or something like that, or river is flowing, all of this is happening when everything in a cross section remains invariant with time. I'm not saying that ki, throughout, for example, if I have a big nozzle here and a small nozzle like a funnel, the velocity at this cross section and this cross section would definitely be different. I'm not saying that. But let's say if I say that I take a small indefinitely very small cross section, and in that cross section, with time, even it could be having two different phases. They are not mixing. It's not homogeneous. But if it time, it remains same. So there's my professor used to call this invariant with time. Then it is steady state. Huh. So let's move to this thing, energy conservation. Achha, nahi, before that, there's one more thing. Right now, what we were talking, we were very happy that we have a system. That system is constant. I mean, we can define we have P, V, T is there. There is no flow. There is no gravity. Nothing. No electromagnetic force. Nothing. Simple one system. But the movement, when your system starts to move, it could have some kinetic energy, potential energy, electric potential. All these energies will start to emerge. Then summation of the internal energy U with all other energies,
is called enthalpy. So enthalpy is summation of all energies. Even you are able to extract them or not, you know them or not, all. I forgot to tell you last time, but maybe this is the right time to tell you. Well, this is something very fascinating to me. We cannot measure you. You cannot measure it. But you can measure delta U. This is a very important thing. बिकॉज हमको रेफरेंस ही नहीं पता है। तुम बोलते हो तुम 10 तुम्हारा हाइट है 6 फुट है, कहीं से होगा ना। यू पुट अ स्केल, यू पुट अ मेजरिंग टेप फ्रॉम यू हैव अ जीरो एंड देन यू मेजर। बट इफ यू डू नॉट नो वेयर इज द जीरो, your zero could be at the height of the Mount Everest. You could have a zero at Mariana Trench also. Bottom of the sea could also be zero, surface could also be zero, sun could also be zero. Where, how do we measure that? So, what we can measure accurately is this, and people do some referencing. What they do is they have defined कि भाई हमारा रूम टेम्परेचर पे जैसे एन टी पी है और एस टी पी है। एन टी पी का मतलब होता है करेंटली 25 डिग्री सेल्सियस। नहीं, डेफिनेशन से देख लेना, कहीं कुछ जगह 25 होता है, कुछ जगह 20 सी होता है। और टेम्परेचर में प्रेशर हमारा 1985 से पहले 1 ATM होता था, सॉरी 1 बार होता था, अब 1 ATM होता है। ये सॉरी सॉरी इसका तो यही होता है, लेकिन एस टी पी में पहले 1 बार होता था, 1 ATM होता था, अब 1 बार है प्रेशर। एंड टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना। थोड़ा ये डेफिनेशन एनटीपी एसटीपी देख लेना, मुझे क्योंकि याद नहीं आ रहा है कि इसमें एनटीपी में 20 होता है 25 होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो तुम क्वेश्चंस करो ना, उसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट करके देख लेना। मतलब कभी ऐसा हो तुमने क्वेश्चन पूरा सही किया है लेकिन यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, तो इट कुड बी पॉसिबल कि टेम्परेचर उन्होंने अलग टाइप से डिफाइन किया। अगर एनटीपी बोलते हैं तो, एसटीपी बोलते हैं तो पक्का 0 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है और 1 बार होता है। बट ये थोड़ा देख लेना एनटीपी में, बिकॉज डिफरेंट ओके पीपल सर। डिफरेंट डेफिनेशंस। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, कि एच एंथैल्पी, सॉरी डेल्टा delta H equals to delta U plus kinetic energy plus potential energy P plus electromagnetic, all of this. I will not deal with electromagnetic and other energies. What I will deal with is कि there is some kinetic energy, there is potential energy. We know du delta U, that is Q minus W for a system that is closed. I mean there is no mass transfer. Plus kinetic energy half mv square plus potential energy mgh। ये हमने पढ़ रखा है ना पहले, 11 12 में पढ़ाई है। हाँ सर, ये ऊपर वाली इक्वेशन पर डेल्टा यू प्लस। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी हाफ एम का होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम हाफ आई मीन mgh होता है। तो अगर मान लो तुम्हारा कोई सिस्टम है, तुम एनर्जी कंजर्व करने का ट्राई कर रहे हो फॉर एन ओपन सिस्टम, जैसे यहाँ पे ऐसे जा रहा है, बिकॉज तुम्हारा स्टेडी स्टेट क्वेश्चन में बोला होना चाहिए कंपल्सरीली। अगर स्टेडी स्टेट नहीं बोला है तो अलग बात है, कभी कभी लोग नहीं बोलते, वो मानते होते हैं। यू कैन नॉट सॉल्व इट फॉर अनस्टेडी स्टेट येट, मतलब अभी अनस्टेडी स्टेट के अंदर टाइम डिफरेंशियल ऑल्सो, बट वो अभी सॉल्व नहीं करते। हम लोग अभी ओपन सिस्टम अगर मान लेते हैं और देर इज नो नेट चेंज ऑफ मास, डेल्टा मास इज इक्वल्स टू 0, there is no net change in mass, neither net change in moles,
डेल्टा मोल्स शुड ऑल्सो बी जीरो। मतलब मान लो यहाँ पानी आ रहा है, अचानक से पानी की बजाय तुम सेम पानी के मास का एथेनॉल डालना शुरू कर दो, नो नो नो, दैट इज नॉट वैलिड, बिकॉज मैंने वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी अलग है, फ्लोरेट चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर मान, सॉरी एक सेकंड, हाँ अगर मान लो कोई बोलता है तुमको कि तुम्हारा ये पाइप है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे इनलेट, यहाँ आउटलेट, यहाँ की वेलोसिटी कुछ हो सकती है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अरे यार बात प्रॉब्लम है इसकी है कि वो भी क्यू से होता है, मैं छोटा क्यू इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, राइट नाउ फॉर नाइन, या फिर एक्चुअली कई लोग क्या करते हैं ना उसको वी डॉट कहते हैं, और मास फ्लो रेट को एम डॉट कहते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम एम डॉट पे काम करते हैं, बिकॉज एम डॉट को डिफाइन करना आसान होगा। तुम्हारा कुछ वेलोसिटी है, मास है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, दीज आर देयर। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सो वेलोसिटी इनटू, जस्ट वन सेकेंड, यस मैम, यस मैम, ऑन वेट, यस मैम, ओके, 10 मैम, आई विल श्योरली बाय 10 देयर, ओके मैम, ओके, ओके, श्योर, ओके, सॉरी, वेलोसिटी है। अब देखो मान लो अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा एक ग्लास दे दूं पानी का, ठीक है, तुम उसको किसी वेलोसिटी से चला रहे हो, ठीक है, उस ग्लास की वॉल्यूम क्या है, हाइट जो भी होगी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब वो हाइट चेंज हो रही है ना धीरे 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 धीरे, तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट is velocity into area, mass flow rate is density into volumetric flow rate। तो रो ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड है और हाइट इंक्रीज होते जा रही है। हाँ वो देखते हैं, वो देखते हैं। अभी एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जब हमारा एरिया कांस्टेंट है, हाइट मतलब हाइट जो ये लेंथ है सेम है, उसके लिए तो हम मास फ्लो रेट रो ए बी। तुम कोई भी चीज लो, चाहे तुम ऐसे मान लो, ऐसे ले लो, फनल ले लिया, ठीक है, एक छोटे से पतला तो काट ही सकते हो जिसके अंदर हाइट सेम हो और उस हाइट के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो हमेशा, मतलब एक पतले से पतला तो काट ही सकते हैं। उसके लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मास फ्लो रेट दैट इज dm by dt is equals to rho a dx by dt, this is velocity। अब हमारा सबसे पहला है, थर्मोडायनेमिक छोड़ो, थर्मोडायनेमिक का लॉ ही नहीं है, ये थोड़ा यूनिवर्सल लॉ है टाइप कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, हाँ या ना। अगर मान ले मैं यस सर। हाँ ठीक है, 1 किलो एक सॉरी एक
हाँ 1 किलो पानी लूँ, 1 kg वाटर, मैं इसको डंप कर दूं एक दूसरे ग्लास में, ग्लास वन, ये ग्लास टू, इसका क्रॉस सेक्शन A1, इसका क्रॉस सेक्शन A2, ठीक है, डंप कर दूं, उससे वाटर का मास चेंज नहीं होने वाला, कुछ और चेंज होगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगी, जो चेंज होगा वो A2 या हाइट, अगर मान ली इसकी जो हाइट है वो H1 है, तो यहाँ पे हाइट H2 हो जाएगी, वॉल्यूम सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, मास वन इक्वल्स टू मास टू, मास वन इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी सेम रहेगी इट रिस्पेक्टिव वो क्या होगा, तो डेंसिटी वॉल्यूम, तो रो V2, V1 क्या है, A1 V1, सॉरी A1 V1 नहीं, A1 H1, तो रो A1 H1 इक्वल्स टू रो A2 H2, डेंसिटी डेंसिटी कट गई, A1 H1 इक्वल्स टू A2 H2, ठीक है। अब मान ली मुझे पता लगाना है H2 कितना है, क्या करूंगा, A1 बाय A2 इंटू H2, सॉरी H1, मुझे H2 मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम से, तो क्या हो जाएगा, A1 बाय A2, बिकॉज एरिया तो कांस्टेंट है, तो dH1 बाय dt, dH2 बाय dt, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां से एरिया A1 से A2 चेंज नहीं हो रहा, बट A1 की जगह पर A1 तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, और A2 की जगह पर A2 तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूं, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो dH1 by dt could be written as volume, velocity, तो हमारा ये आ गया A1 V1, यहाँ वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू A2 V2, तो हमने क्या समझा कि बाय मास कंजर्वेशन A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 होता है पहला, सॉरी यहाँ V वाला वेलोसिटी है, अगर इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो रो वन A1 V1 इक्वल्स टू रो टू A2 V2 होता है, जहां कहीं भी तुमको लिक्विड की मिलेगा और जहां पे कुछ बोला नहीं गया हो, अज्यूम करना डेंसिटी कांस्टेंट है, एक ये बात है। एक हमारी एनर्जी आ गई, मान ले यहाँ पर कुछ है, ये कुछ जा रहा है दूसरी बड़ी जगह पे, ठीक है, ऐसे पाइप जा रहा है, यू सी दैट देर इज अ डेल्टा जी, हाइट में चेंज है, पानी यहाँ से आया, पानी वहां पे गया, सो डी यू, अगर कुछ हीट में हो रहा है, हीट कर रहे हैं तो वो भी आएगा, वर्क कर रहे हैं वो भी आएगा, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो डेल्टा के ई भी होगा, और अगर तुम्हारा क्या कह रहे हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है तो वो भी होगा, तो डेल, सॉरी डी यू नहीं, यहाँ डी यू नहीं आता, यहाँ डी एच आता है, डी यू तो ये है, ये वैल्यू है डी यू, तो डी एच ये है, और दिस इज द सेम एनर्जी दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने बोल ही रहे थे पहले एक बार, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स, सो इफ यू आर गिविंग एनर्जी, तो तुम्हारा ये क्या होगा, आई शो यू व्हाट, CVDT का इंटीग्रेशन, डेल्टा एच का इंटीग्रेशन माइनस PdV का इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या था, प्लस
हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और एम प्लस एम जी एच z2 माइनस z1। इससे तुमको अगर आइसोट्रोपिक है तो माइनस एन आर टी लॉग v2/v1 मिल जाएगा। और यहाँ सीवी में सीवी अगर सीवी कांस्टेंट है तो सीवी डेल्टा टी हो जाएगा। सो डी और अगर एन लगा रहा हूँ तो ये याद रखना, मैंने यहाँ पे गलती गड़बड़ी कर दी। यहाँ एन है तो यहाँ पे भी एन होगा, अगर यहाँ मास है तो यहाँ एन होना चाहिए, एन होना चाहिए, मास होना चाहिए, बेस्ड अपॉन कि उसकी यूनिट्स क्या हैं। सीवी की जो यूनिट्स होती है ना, वो अक्सर लोग जूल्स पर केजी केल्विन करते हैं, या कुछ लोग और कुछ लोग जूल्स पर मोल केल्विन करते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे कहते रहते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बट वॉट हमारे यहाँ क्या है, हमारा फॉर्मूला उस तरह से चेंज होगा। जहाँ मोल है वहाँ मोल मल्टीप्लाई करो, जहाँ मास है वहाँ मास मल्टीप्लाई करो। बट यहाँ मास ही होता है, यहाँ पे मास ही है ऑलवेज, एम जी एच एंड एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, वो वॉल्यूम है। खत्म, तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। अब इसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं है, ये कट जाएगा, और तुम्हारा एक्सपेंशन कंप्रेशन जो भी है वो यहाँ से निकलेगा। ये तो मैंने आइसोट्रोपिक के लिए बोला। अगर मान ले एडियाबैटिक होता तो माइनस P2V2 माइनस P1V1 बाय गामा माइनस वन, इसका देख लेना, ये आ जाएगा। नहीं तो मतलब ये दो ही तरह के होते हैं। फिर वेलोसिटी हो गया, ये हो गया। दिस इज सब, ऑल ऑफ दिस इज अज्यूम्ड एक ही कंडीशन पे, मतलब एक नहीं कई सारी कंडीशन है, बट मेनली है तुम्हारा स्टेडी स्टेट होना चाहिए। तुम्हारा जितना मास आ रहा है उतना मास ही जाना चाहिए। मास रेफर करोगे यहाँ से रेफर हो जाएगा। जहाँ पे तुम्हारी नोजल का एरिया चेंज हो रहा है वहां पे V2 चेंज कर देना या V1 चेंज कर देना बेस्ड अपॉन A2/A1। खत्म, तुमको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा। और कुछ? मेरे ख्याल से दिस इज द एंड, मतलब देयर इज नॉट मच लेफ्ट इन योर फर्स्ट लॉ। सो हमने पिछले बार क्या किया था, जीरोथ लॉ किया था एंड वी डिफाइंड इंटरनल एनर्जी, मास की एनर्जी। अब इस बार हम लोग इंटरनल एनर्जी से आगे बढ़ के सिस्टम मतलब यूनिवर्स पे चले गए हैं, कि वो सिस्टम को यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। वी हैव काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी साइमल्टेनियसली वर्किंग, लीविंग असाइड के हम लोग बाकी एनर्जी गिनते हैं। तो वो है। ओके अब सर। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक क्या होगा कि हम लोग ये समझेंगे, क्योंकि अब एक बहुत चीज ध्यान से देखो, हम क्या बोलते हैं, चीजें थर्मोडायनेमिक्स केवल इक्विलिब्रियम पे चलता है, इक्विलिब्रियम पे चलता है। ठीक है, इसका मतलब कि आई कैन जस्ट रिवर्स ऑल ऑफ दिस थिंग। मतलब मान ले यहां से पानी आ रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से पानी आके यहाँ भी जा सकता है। वर्क अगर मेरा सराउंडिंग की गर्मी से मेरी आइस पिघल रही है तो सराउंडिंग की ठंड गर्मी में आइस जम भी सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी कंजर्व है और अपने रूप बदलती है, पर वो ये नहीं बोलता किधर से किधर जाती है। वो तो हमने अभी देख लिया था जीरो लॉ, मतलब जीरो लॉ जब पढ़ रहे थे उस समय हमने एक एंट्रोपी वैल्यू डिफाइन करी थी। एंट्रोपी हम डिफाइन नहीं करे तो हमको नहीं पता चलता। तुमने देखा ना पिछले क्लास के अंदर हम कैसे बोले कि अगर टेम्परेचर ए इज मोर देन टेम्परेचर बी तो तुम्हारा हीट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, नॉट बी टू ए, क्योंकि हमने वहां पे एंट्रोपी यस डिफाइन सर। कर रखी थी।
इसीलिए अब सेकंड लॉ आएगा, वो हमको बताएगा कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि अगर हम खुद से एफर्ट ना लगाएं तो हम आइस को पिघलने से रोक नहीं सकते। आइसक्रीम तुम्हारी पिघलेगी, गिरेगी जमीन पे जब तक तुम खाना लो। तो चलो ठीक है, लेट्स एंड द क्लास। कुछ क्वेश्चन रह गया? एनी डाउट? प्रॉपर्टी टेबल का टॉपिक शायद रह गया है, अच्छा, प्रॉपर्टी टेबल। थर्मोडायनामिक टेबल का। हाँ, मैं समझ गया, एक सेकेंड, प्रॉपर्टी टेबल का। नहीं भी देखा था प्रॉपर्टी टेबल क्या है। प्रॉपर्टी टेबल में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ अलग नहीं है। इफ यू हैव सम फेज, तुम प्रॉपर्टी टेबल पर जाके चेक कर सकते हो। अम्म, अरे ठीक है, प्रॉपर्टी टेबल में कुछ अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, एक बार देखना। उसके अंदर बहुत सिंपल होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। लेट्स से यू हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, सॉरी प्रेशर है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। प्रेशर एक जगह कांस्टेंट रखा है और यहाँ वॉल्यूम है। सो यू जस्ट गो एंड लुकअप कि तुम्हारी फॉर दैट गैस, स्पेसिफिक गैस और स्टीम जो है तुम्हारा एट दैट प्रेशर, तुम टेम्परेचर वॉल्यूम को कैसे रिलेट करते हो और उसको प्लॉट करना। ये सिंपल सा है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें लुकअप करके यू जस्ट फाइंड आउट कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, property like internal energy, enthalpy, all of that is there। और कुछ नहीं। कुछ अगर हो ऐसा जो मैं रिमेन हो रहा हूँ, तुम अगले क्लास में पूछ सकते हो। ओके सर। ओके, चलो क्लास एंड करें। यस सर, थैंक यू। ओके, चलो बाय।